रेशमी पर्दों के पीछे का नरक और राजाओं की वासना। जब हम 1950 से पहले के भारत की कल्पना करते हैं तो हमारे सामने दो अलग अलग दुनिया खड़ी होती हैं। एक दुनिया उन झोपड़ियों की थी जहां भूख से बिलखते बच्चे थे, और दूसरी दुनिया उन महलों की थी जहां की दीवारों ने ऐसे पाप देखे थे जिन्हें सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। उस दौर के 565 रजवाड़े सिर्फ राजनीतिक इकाइयां नहीं थीं, बल्कि वे कई राजाओं के लिए अपनी वासना और सनक को पूरा करने के सुरक्षित ठिकाने बन चुके थे। इन राजाओं के लिए कानून जैसी कोई चीज़ नहीं थी, उनकी कामुकता ही उनका संविधान थी। पटियाला के महाराजा भूपिंदर सिंह का उदाहरण लीजिए, जिनकी विलासिता और कामुकता की कहानियां आज भी महलों की हवाओं में तैरती हैं। उनके पास 350 से ज्यादा रानियां और रखैलें थीं, लेकिन ये सिर्फ संख्या की बात नहीं थी, बात थी उस तरीके की जिससे वे महिलाओं का इस्तेमाल करते थे। कहा जाता है कि उनके हरम में औरतों को भोग की वस्तु समझा जाता था। महाराजा के पास एक ऐसा लीला भवन, स्वर्ण मंदिर जैसा महल था जहां वे नग्न होकर स्नान करते थे, और उनके चारों तरफ दर्जनों नग्न दासियां उनकी सेवा में तैनात रहती थीं। उनके महल में हर साल एक ऐसी तांत्रिक पूजा होती थी जहां वे निर्वस्त्र होकर घंटों शराब और शबाब के नशे में डूबे रहते थे। महिलाओं को उपहारों की तरह एक राजा से दूसरे राजा को भेजा जाता था। अगर किसी राजा को किसी दरबारी की पत्नी पसंद आ गई तो वो दरबारी अपनी इज्जत बचाने के बजाय राजा के डर से अपनी पत्नी को महल भेजने पर मजबूर होता था। वहीं जूनागढ़ के नवाब की सनक तो और भी घिनौनी थी। उन्हें इंसानों से ज्यादा जानवरों से प्यार था, लेकिन यह प्यार भी एक विकृति थी। उन्होंने अपनी रियासत की महिलाओं की सुरक्षा और शिक्षा पर एक पैसा खर्च नहीं किया, लेकिन अपने 800 कुत्तों की देखरेख के लिए एक पूरी फौज तैनात कर रखी थी। जब उनके पसंदीदा कुत्ते की शादी हुई तो उन्होंने पूरे राज्य में छुट्टी घोषित कर दी और लाखों रुपए पानी की तरह बहा दिए, जबकि उसी समय उनके राज्य की महिलाएं आधी फटी साड़ियों में सड़कों पर पत्थर तोड़ रही थीं। कुछ राजाओं की कामुकता तो इतनी क्रूर थी कि वे महिलाओं के साथ जानवरों जैसा व्यवहार करते थे। कई ऐतिहासिक संस्मरणों में जिक्र मिलता है कि कुछ राजा अपने शयन कक्ष में महिलाओं को जंजीरों से बांधकर रखते थे ताकि वे भाग न सकें। महिलाओं का शारीरिक शोषण उनके लिए एक खेल था। भरतपुर के कुछ शासकों के बारे में कहा जाता है कि वे अपनी रानियों और दासियों को आपस में लड़ते हुए देखना पसंद करते थे, और उस हिंसा से उन्हें यौन सुख मिलता था। अलवर के महाराज जय सिंह, जिन्होंने रोल्स रॉयस को कचरा ढोने में लगाया, उनके बारे में भी कई ऐसी कहानियां हैं कि वे अपनी प्रजा की सुंदर लड़कियों को जबरन उठाकर महल ले आते थे, और जब उनका मन भर जाता तो उन लड़कियों को वापस उनके परिवार के पास छोड़ दिया जाता था, जहां समाज उन्हें अपनाने से इनकार कर देता था। ये वो दौर था जब महिलाओं का अस्तित्व केवल उनके स्तन और योनि तक सीमित कर दिया गया था। दक्षिण भारत के त्रावणकोर में मुलाक्कारम या ब्रेस्ट टैक्स का कानून इसी सड़ी हुई मानसिकता की उपज थी। वहां की निचली जाति की महिलाओं को अपना सीना ढकने का अधिकार नहीं था। यदि वे अपनी लज्जा बचाना चाहती थीं तो उन्हें राजा को टैक्स देना पड़ता था। नंगेली नाम की एक बहादुर महिला ने जब इसका विरोध किया और टैक्स देने के बजाय अपने स्तन काटकर राजा के कारिंदों के सामने रख दिए, तब जाकर इस भयानक प्रथा के खिलाफ आवाज उठी। सोचिए, जिस धरती पर हम दुर्गा और लक्ष्मी की पूजा करते हैं, वहां राजाओं ने महिलाओं की गरिमा को सड़कों पर नीलाम कर दिया था। रियासतों के ये राजा अक्सर अपनी गर्मियों की छुट्टियां यूरोप में बिताते थे, जहां वे बेशुमार दौलत और विदेशी औरतों पर पैसा लुटाते थे, जबकि उनके अपने राज्य की प्रजा अकाल और महामारी से मर रही होती थी। इन महलों के भीतर की अंधेरी कोठरियां ऐसी अनगिनत महिलाओं की कब्रगाह बनी जिन्होंने राजा की वासना का शिकार होने से मना किया था। ये वो भारत था जिसे आज हम भूल चुके हैं। एक ऐसा भारत जहां एक तरफ हीरा जवाहरात से लदे शरीर थे और दूसरी तरफ उन्हीं हीरों की चमक के नीचे सिसकती, पिटती और लुटती हुई मानवता थी। रियासतों के ये महल बाहर से जितने खूबसूरत दिखते थे, उनके भीतर की जनाना ड्योढ़ी यानी हरम उतने ही डरावने थे। कई राजाओं के हरम में नपुंसक गार्ड रखे जाते थे ताकि राजा की सैकड़ों रानियों और रखैलों पर नजर रखी जा सके। इन महिलाओं की जिंदगी किसी उम्रकैद से कम नहीं थी। यदि किसी दासी या रानी पर राजा को शक हो जाता कि उसका झुकाव किसी और की तरफ है, तो उसे चुपचाप जहर दे दिया जाता या दीवार में चुनवा दिया जाता था। कुछ राजाओं की कामुकता इतनी विकृत थी कि उन्होंने अपने महलों में सीक्रेट चैम्बर बनवा रखे थे। पटियाला और धौलपुर जैसे राज्यों के कुछ किस्से बताते हैं कि राजा अपनी रातों को रंगीन बनाने के लिए छोटी उम्र की बच्चियों तक को नहीं बख्शते थे। इन लड़कियों को तोहफे के रूप में एक रियासत से दूसरी रियासत में भेजा जाता था।
महिलाओं का ये व्यापार इतना संगठित था कि इसे गोटा या पड़दायत जैसी प्रथाओं का नाम देकर वैध बना दिया गया था। राजा की नज़र जिस किसी सुंदर चेहरे पर पड़ती, वो अगले दिन उसके बिस्तर पर होती थी। विरोध करने वाले पिताओं को जेल में डाल दिया जाता या उनकी जमीनें छीन ली जाती थीं। लेकिन महलों की इस गंदी राजनीति और वासना के बीच आम जनता के साथ जो हो रहा था वो इससे भी बड़ा गुनाह था। 1943 का दौर भारत के इतिहास का सबसे काला अध्याय है। जब राजा अपनी कामुकता और विलासिता में डूबे थे, तब बंगाल की सड़कों पर मौत का तांडव नाच रहा था। ये कोई प्राकृतिक अकाल नहीं था, बल्कि विंस्टन चर्चिल और ब्रिटिश हुकूमत की सोची समझी साजिश थी। बंगाल का सारा अनाज दूसरे विश्व युद्ध के सैनिकों के लिए जमा कर लिया गया और भारत की जनता को मरने के लिए छोड़ दिया गया। एआई विजुअलाइजेशन की नज़र से देखें तो वो मंजर दिल दहला देने वाला था। माएँ अपने बच्चों को सड़क किनारे कुछ मुट्ठी चावल के लिए बेच रही थीं। लोग इतने मजबूर थे कि वे जानवरों का सड़ता हुआ मांस और यहाँ तक कि घास खाने को मजबूर थे। सड़कों पर लाशों के ढेर लगे थे और उन पर गिद्ध मंडरा रहे थे। उन लाशों को उठाने वाला कोई नहीं था, क्योंकि जो जिंदा थे उनमें इतनी ताकत नहीं थी कि वे मुर्दों को कंधा दे सकें। चर्चिल से जब इस बारे में पूछा गया तो उसने बेशर्मी से कहा था, अगर अकाल इतना बुरा है तो गांधी अब तक मरा क्यों नहीं। एक तरफ बंगाल में 30 लाख लोग भूख से तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे थे और दूसरी तरफ दिल्ली और लंदन के क्लबों में पार्टियां हो रही थीं। राजा महाराजाओं के रसोई घरों में पकवान बन रहे थे और उनके कुत्तों को दूध मक्खन खिलाया जा रहा था। ये वो गहरा विरोधाभास था जिसने भारत की आत्मा को लहूलुहान कर दिया था। आम आदमी के लिए न तो कोई कानून था, न कोई अधिकार। अगर आप गरीब हैं तो आपकी मौत सिर्फ एक आंकड़ा थी। यह वह भारत था जहां अमीर और सत्ताधारी वर्ग ने इंसानियत को अपनी पैरों तले कुचल दिया था। शिक्षा का स्तर इतना गिरा हुआ था कि 100 में से 88 लोग अनपढ़ थे। ज्ञान पर सिर्फ ऊंचे वर्गों का पहरा था। अगर कोई दलित बच्चा स्कूल की खिड़की से भी झांक लेता तो उसे बेरहमी से पीटा जाता था। दलितों को अपने गले में हांडी और पीछे झाड़ू बांधकर चलना पड़ता था ताकि उनकी थूक से धरती अपवित्र न हो और उनके पैरों के निशान मिटते जाएं। ये मानसिक और शारीरिक गुलामी का वो चरम था जहां इंसान अपनी परछाई से भी डरने लगा था। जब 1947 की उस आधी रात का वक्त करीब आया जिसका इंतजार सदियों से था, तो वो आज़ादी अकेले नहीं आई, अपने साथ मौत, उजाड़ और नफरत का एक ऐसा सैलाब लेकर आई जिसने सदियों पुराने भाईचारे को राख कर दिया। 15 अगस्त की सुबह एक तरफ लाल किले पर तिरंगा फहराया जा रहा था तो दूसरी तरफ पंजाब और बंगाल की सरहदों पर इंसानियत का कत्लेआम हो रहा था। संविधान से ठीक पहले का ये दौर भारत के इतिहास का सबसे खूनी मंजर था। अंग्रेज़ों ने जाते जाते भारत के शरीर पर रेडक्लिफ लाइन का ऐसा खंजर चलाया कि रातों रात लोग अपने ही घर में परदेसी हो गए। कल्पना कीजिए उस मंजर की जहां रेलगाड़ियां भरकर आ रही थीं, लेकिन उनमें जिंदा इंसान नहीं बल्कि लाशों के ढेर थे। स्टेशन के प्लेटफॉर्म खून से लथपथ थे और उन डिब्बों पर कोयले से लिखा होता था, आज़ादी का तोहफा। ये वो दौर था जब कानून नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं थी। पुलिस और प्रशासन या तो दंगाइयों के साथ मिले हुए थे या बेबस खड़े तमाशा देख रहे थे। दिल्ली, जो आज सत्ता का केंद्र है, 1947 में एक विशाल रिफ्यूजी कैंप में तब्दील हो चुकी थी। हुमायूं का मकबरा और पुराना किला आज की तरह पर्यटकों से नहीं, बल्कि उन लाखों बेघर लोगों से भरा था जिनके पास न बिछाने को चादर थी और न ही सिर छुपाने को छत। महिलाओं के लिए ये समय किसी नरक से कम नहीं था। दंगों के दौरान हजारों महिलाओं का अपहरण किया गया, उनके साथ सड़कों पर सामूहिक दुष्कर्म हुए और कई पिताओं ने अपनी बेटियों की इज्जत बचाने के लिए उन्हें खुद जहर दे दिया या कुएं में कूदने पर मजबूर कर दिया। वो भारत जिसे हम सोने की चिड़िया कहते थे, अब एक जलता हुआ खंडहर बन चुका था। सांप्रदायिक आग इतनी भयंकर थी कि पड़ोसी ने पड़ोसी का गला सिर्फ इसलिए रेत दिया क्योंकि उसका मजहब अलग था। कोई संविधान नहीं था जो किसी की सुरक्षा की गारंटी दे सके। कोई अदालत नहीं थी जो दंगाइयों को सजा सुना सके। ये जंगल राज का सबसे वीभत्स रूप था। इसी बीच उन 565 रियासतों के राजा अपनी अलग चाल चल रहे थे। कई राजाओं को लग रहा था कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद वे फिर से अपनी निरंकुश सत्ता कायम कर लेंगे। हैदराबाद का निज़ाम अपनी अलग सल्तनत के सपने देख रहा था तो जूनागढ़ का नवाब अपनी प्रजा को छोड़कर पाकिस्तान भागने की तैयारी में था। वे राजा जो कल तक महिलाओं का शोषण कर रहे थे, अब अपनी तिजोरियों में सोना भरकर देश छोड़ने की फिराक में थे।
कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत बिखरा हुआ था। दुनिया के बड़े बड़े राजनीतिक पंडित भविष्यवाणी कर रहे थे कि भारत 5 साल भी एक नहीं रह पाएगा, ये देश गृहयुद्ध की आग में भस्म हो जाएगा। लेकिन इस अराजकता के बीच कुछ लोग ऐसे थे जो एक ऐसी किताब का सपना देख रहे थे जो इस टूटते हुए देश को फिर से जोड़ सके। एक ऐसी किताब जो राजा और रंक, ऊंच और नीच, पुरुष और महिला के बीच के सारे भेदभाव को मिटा दे। दिल्ली की कड़ाके की ठंड में जहां बाहर दंगों का शोर था, वहीं संविधान सभा के भीतर डॉक्टर B.R. अंबेडकर और उनके साथी भारत के भविष्य की इबारत लिख रहे थे। वे जानते थे कि अगर इस देश को बचाना है तो हमें धर्म और राजाओं की सनक से ऊपर उठकर कानून के राज की स्थापना करनी होगी। जब बाहर गलियों में बंटवारे की आग लगी थी और रियासतों के राजा अपनी जागीरें बचाने के लिए अंग्रेजों के साथ सौदेबाजी कर रहे थे, तब दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में एक शांत लेकिन शक्तिशाली क्रांति जन्म ले रही थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनका अपना जीवन अपमान और भेदभाव की आग में तपकर कुंदन बना था, वे जानते थे कि जब तक इन 565 राजाओं की निरंकुशता और सदियों पुरानी जातिवादी बेड़ियां नहीं टूटेंगी, तब तक आज़ादी सिर्फ एक शब्द बनकर रह जाएगी। संविधान सभा का माहौल तनावपूर्ण था। एक तरफ वे लोग थे जो पुरानी परंपराओं और राजाओं के विशेषाधिकारों को बनाए रखना चाहते थे, और दूसरी तरफ डॉक्टर अंबेडकर का दृढ़ संकल्प था। उन्होंने साफ कर दिया था कि नए भारत में राजा वो नहीं होगा जिसके पास महल और हाथी हैं, बल्कि राजा वो होगा जो मतपेटी से चुना जाएगा। यह विचार उन राजाओं के लिए किसी मौत की सजा से कम नहीं था जो कल तक अपनी प्रजा की बेटियों को उठा लेते थे या जो दलितों को कोड़ों से पिटवाते थे। 2 साल 11 महीने और 18 दिन तक चली बहसों में हर उस कुप्रथा की जड़ पर प्रहार किया गया जिसने भारत को खोखला किया था। जब अनुच्छेद 17 आर्टिकल 17 लिखा गया तो एक झटके में सदियों पुरानी छुआछूत को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया। जो दलित कल तक स्कूल की दहलीज नहीं लांघ सकते थे, अब वे संविधान की बदौलत देश के सबसे ऊंचे पदों पर बैठने के हकदार बन गए। महिलाओं के लिए, जिनके शरीर पर राजाओं ने ब्रेस्ट टैक्स लगाया था या जिन्हें हरम की वस्तु बना दिया गया था, संविधान ने समानता का अधिकार दिया। डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल के जरिए महिलाओं को संपत्ति और तलाक के अधिकार देने की नींव रखी, जो उस समय के कट्टरपंथी समाज के मुंह पर एक तमाचा था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी फौलादी इच्छा शक्ति से इन राजाओं के महलों के दरवाजे खटखटाए। उन्होंने साफ कह दिया, या तो सम्मान के साथ भारत में मिल जाओ या फिर इतिहास के कूड़ेदान में जाने के लिए तैयार रहो। जूनागढ़ का नवाब, जो कल तक कुत्तों की शादियों पर करोड़ों लुटाता था, उसे अपनी जान बचाकर पाकिस्तान भागना पड़ा और पीछे छूट गए उसके वे कुत्ते और वो विलासिता जिसे उसने अपनी प्रजा के खून से सींचा था। हैदराबाद के निज़ाम ने जब विरोध की कोशिश की तो ऑपरेशन पोलो के जरिए उनकी सत्ता को मिट्टी में मिला दिया गया। यह वह दौर था जब भारत की नियति बदल रही थी। संविधान सिर्फ पन्नों का पुलिंदा नहीं था, बल्कि वो उन लाखों महिलाओं की चीखों का जवाब था जिनका शोषण हुआ, उन किसानों के आंसू का हिसाब था जो भूख से मरे, और उन बेगुनाहों का इंसाफ था जो दंगों की बलि चढ़ गए। 26 नवंबर 1949 को जब संविधान को अपनाया गया तो भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि एक बिखरा हुआ खंडहर भी एक आलीशान लोकतंत्र बन सकता है। अब समय आ गया था उस सुबह का जब भारत के हर नागरिक की आवाज बराबर होने वाली थी। भाग -5 गणतंत्र की पहली किरण और एक नए युग का शंखनाद। 26 जनवरी 1950 की वो सुबह कोई साधारण सुबह नहीं थी। यह सदियों की गुलामी, राजाओं के अत्याचार और समाज की सड़ी गली बेड़ियों से अंतिम मुक्ति का उत्सव था। जब दिल्ली के इरविन स्टेडियम, आज का नेशनल स्टेडियम में भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने शपथ ली और तिरंगा फहराया, तो वो सिर्फ एक झंडा नहीं लहरा रहा था, बल्कि वो उन 565 राजाओं के अहंकार का कफन था जिन्होंने कभी खुद को भगवान समझ लिया था। उस दिन भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बना। एक ऐसा देश जहां कल तक एक दलित को कुएं से पानी पीने पर मौत की सजा मिल सकती थी, आज उसी समाज के एक व्यक्ति द्वारा लिखे गए संविधान ने देश के प्रधानमंत्री और एक साधारण किसान को वोट की एक ही कतार में खड़ा कर दिया। वो विलासिता जहां राजा अपनी रानियों के हरम सजाते थे, रातों रात धुंधली पड़ गई, क्योंकि अब कानून की नज़र में कोई महामहिम नहीं था, अब हर कोई नागरिक था। संविधान लागू होने का मतलब था कि अब कोई नवाब अपने कुत्तों की शादी पर जनता का पैसा नहीं लुटा पाएगा। अब कोई राजा किसी गरीब की बेटी को उठाकर अपने महल की कालकोठरी में कैद नहीं कर पाएगा। ब्रेस्ट टैक्स जैसी घिनौनी प्रथाएं अब इतिहास के काले पन्नों में दफन हो चुकी थीं।
वो भारत जिसकी साक्षरता दर मात्र 12% थी, अब कलम और किताब की ताकत से लैस होकर दुनिया की आंखों में आंखें डालकर खड़ा था। डॉक्टर अंबेडकर का वो सपना सच हो रहा था, जहां उन्होंने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। आज जब हम 26 जनवरी की परेड देखते हैं और आसमान में गरजते लड़ाकू विमानों को देखते हैं, तो हमें उस खौफनाक अतीत को नहीं भूलना चाहिए जिसे हमने पीछे छोड़ा है। हमें याद रखना चाहिए कि ये आज़ादी और ये समानता हमें प्लेट में सजी हुई नहीं मिली। इसके पीछे उन लाखों माताओं की सिसकियां हैं जिन्होंने अकाल में अपने बच्चे खोए, उन क्रांतिकारियों का खून है जिन्होंने फांसी के फंदे चूमे, और उन संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता है जिन्होंने एक बिखरे हुए खंडहर को सोने की चिड़िया बनाने का फिर से संकल्प लिया। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान बना, जिसने न केवल हमें अधिकार दिए बल्कि हमें एक पहचान दी। इसने सिखाया कि धर्म, जाति और लिंग से ऊपर उठकर हम भारत के लोग ही इस देश की असली ताकत हैं। 1950 से पहले का वो अंधकारमयी भारत, जहां शोषण ही नियम था, अब एक ऐसे उजाले की ओर बढ़ चला था जहां न्याय, स्वतंत्रता और बंधुत्व की गारंटी थी। आज का भारत भले ही चुनौतियों से लड़ रहा हो, लेकिन अब हमारे पास वो सुरक्षा कवच है जिसे हम संविधान कहते हैं। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हम कहां से आए हैं, ताकि हम कभी उस अंधेरे की ओर वापस न लौटें।